लंबे टाइम से एनएसडीएल के आईपीओ का इंतजार था, आईपीओ फाइनली आ चुका है और आईपीओ में अप्लाई करने का सोच भी लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है, जो इसका टोटल इश्यू साइज निकल के आ रहा है ना 4011 करोड़ रुपए का, ये टोटल होने वाला है ओएफएस। देखो ओएफएस होने से प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो जब भी आईपीओ मार्केट में आता है दो चीजें होती है, या तो आईपीओ होता है फ्रेश इशू, या तो होता है वो भाई ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, या तो होता है इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन। देखो फ्रेश इशू में होता ही है, जो भी पैसा मार्केट से उठता है ना वो जाता है कंपनी के पास में। अभी कंपनी हो सकता है कि उसको डेट पेमेंट में यूज करे, हो सकता है कि अपने एक्सपेंशन में यूज करे, या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में भी वो अपना मतलब कंपनी में लगाने के काम में यूज कर सकती है। दूसरा एक होता है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उनके पास में ये जो पैसे है टोटल जाते हैं। अभी यहां पर अपन एनएसडीएल के केस में आते हैं, 4011 करोड़ रुपए का जो इसका इश्यू साइज है ये टोटल ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जहां पर एनएसडीएल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने कंपनी के स्टेक को सेल करने वाले हैं। अभी एक्चुअल में जो टोटल ओएफएस है ना, यहां पर अपना स्टेक सेल कौन कौन कर रहा है, मतलब कंपनी की ओनरशिप सेल कौन कौन कर रहा है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल ओएफएस होने वाला है, ये होने वाला है टोटल 5.01 करोड़ इक्विटी शेयर्स का, मतलब लगभग 5 करोड़ शेयर इस ओएफएस में सेल होने वाले। अब देखो यहां पर कौन कौन इस ओएफएस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो समझ लेते हैं। पहला है भाई आईडीबीआई बैंक, जो कि टोटल 2.22 करोड़ शेयर्स यहां पर सेल करने वाले हैं। दूसरा निकल के आता है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि यहां पर सेल कर रहे हैं लगभग 1.8 करोड़, मतलब 1 करोड़ 80 लाख शेयर यहां पर सेल होने वाले हैं। आगे आते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लगभग 40 लाख शेयर यहां पर सेल करेंगे। और एचडीएफसी बैंक यहां पर सेल करने वाले हैं लगभग 20 लाख शेयर्स। साथ में एक और कंपनी है यूनियन बैंक, भी अपने शेयर्स को यहां पर कुछ मात्रा में सेल करने वाली है। देखो आपको याद होगा मैंने 2 दिनों के पहले ना एनएसडीएल के आईपीओ के ऊपर डिटेल एनालिसिस का वीडियो बनाया था। वीडियो की लेंथ थी टोटल 16 मिनट की, ठीक है। यहां पर मैंने सारी चीजें समझाया क्या की चीजें है। एक चीज मैंने जो नहीं समझाया था अपन इस वीडियो में समझने वाले। वहां पर मेरे को काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई ये जो 4011 करोड़ का ये आईपीओ है, यहाँ पर टोटल ऑफर फॉर सेल है, ओएफएस है, ठीक है। तो यहां पर कंपनी के पास में तो पैसा जा नहीं रहा है, और जब भी ओएफएस आता है ना, देखो मेरी कोई कंपनी है, मेरी ये कंपनी है, मेरा यहाँ पर लगभग 50% का स्टेक है, मैं आईपीओ ला रहा हूं, मैं ऑफर फॉर सेल कर रहा हूं, तो मेरी उम्मीद क्या रहेगी, मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस के ऊपर इन्वेस्टर्स को ये पैसा बेचूं, आईपीओ में ये पैसा बेचूं। तो ये जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है ना कहीं ये महंगी है बोला जा रहा है। और क्योंकि ये ओएफएस है तो एक्चुअल में कंपनी की ग्रोथ में फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर मान के चलते हैं ये 4011 करोड़ रुपए का ओएफएस ना होते हुए अगर ये फ्रेश इशू होता तो एनएसडीएल के पास में ये पैसा जाता, जिससे कि ये पैसा अल्टीमेटली एनएसडीएल के ग्रोथ में यूज होता। तो ये मेन नैरेटिव अभी के टाइम पर मार्केट में चल रहा है। तो अभी अपन इसको क्लियरली समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आपने, तो वीडियो को सीधा सीधा लाइक कर लो। देखो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एनएसडीएल का आईपीओ आ क्यों रहा है, पूरा बेसिक से अपन समझेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक ना वीडियो को पूरा देख लेना। मुझे पता है कि अपन वीडियो में काफी आगे आ चुके हैं, पर फिर भी मैं ये चीजें बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि भाई सारी चीजें आपके दिमाग में घुसे, ठीक है। पहली बात, ये जो एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा था ये खुद के मर्जी से नहीं आ रहा है, मतलब जो लोग यहां पर ओएफएस कर रहे हैं वो खुद की मर्जी से ओएफएस नहीं कर रहे, ठीक है। देखो पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। कुछ दिनों के पहले ना यहां पर हमको मार्केट में एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आता हुआ दिखा था। यहां पर रेगुलेशन ये था सेबी का कि भाई जो भी चीजें हैं अपर लेयर एनबीएफसी में आती है, जो भी आरबीआई कुछ कंपनीज को अपर लेयर एनबीएफसी में कैटेगराइज करता है। अभी एचडीबी फाइनेंशियल जो था ना एक एनबीएफसी था, तो इन्होंने बोला था, सेबी ने बोला था कि जितनी भी अपर लेयर एनबीएफसीज है उनको लगभग सितंबर 2025 के पहले पहले मार्केट में लिस्ट होना है, ठीक है। इसी चक्कर में एचडीबी फाइनेंशियल्स को आईपीओ लाना पड़ा, और सितंबर 2025 से पहले टाटा कैपिटल्स का भी आईपीओ आ जाएगा, और साथ में हीरो फिनकॉर्प का भी आईपीओ आ जाएगा, ठीक है। तो सेबी की कुछ रेगुलेशंस होती है, वैसे ही एनएसडीएल के लिए भी सेबी की कुछ रेगुलेशंस है। देखो सेबी का एक ना 2016 का रूल है, जहां पर एक कैटेगरी इन्होंने क्रिएट करा है एमआईआई, ठीक है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। अभी इस एमआईआई कैटेगरी में आता कौन कौन है पहले अपन वो समझ लेते हैं। मार्केट इंफ्रा में कौन सी कंपनीज आती है, जैसे कि हो गया एक्सचेंजेस जो कि मार्केट को चलाती है। एनएसडीएल क्या है, डिपॉजिटरी, तो मार्केट मेकर्स की कैटेगरी में या पहले तो एनएससी बीएससी आती है, साथ में सीडीएसएल एनएसडीएल आती है। तो ये सारी जो कंपनीज है ये मार्केट मेकर्स की कैटेगरी में आती है। साथ में एनएससी भी मार्केट मेकर्स की कैटेगरी में आ रही है। तो एनएससी को भी कोई जरूरत नहीं है आईपीओ लाने की, पर सेबी की रेगुलेशन है, इसके कारण इनको मार्केट में आईपीओ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन आते हैं एनएसडीएल के ऊपर। देखो एमआईआई जो कैटेगरी है ना, यहां पर सेबी के रूल्स है, कोई भी एक सिंगल एंटिटी, ठीक है, यहां पर 5% से ज्यादा स्टेक नहीं रख सकती।
मतलब 5% से ज्यादा ओनरशिप कोई भी एक कंपनी नहीं रख सकती, ठीक है। कोई जनरल एंटिटी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो ज्यादा 5% से नहीं रख सकता। अभी रूल नंबर 1 में हमने समझा कि कोई भी एक एंटिटी 5% से ज्यादा स्टेक नहीं रख सकती। रूल नंबर 2, अगर स्टेक रखने वाली कंपनी जो भी इंस्टीट्यूशन है वो या तो बैंक है, स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज है, या फिर अगर ये इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर कोई डिपॉजिटरी है, तो उनके पास में ये छूट है कि भाई ये 15% तक रख सकते हैं, अप टू, ठीक है, अप टू 15%, मतलब 15% से ज्यादा स्टेक किसी भी कंपनी में, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में 15% से ज्यादा स्टेक नहीं रह सकता, किसी भी डिपॉजिटरी का, एक्सचेंज का, बैंक का, ठीक है। तो यहां पर ओएफएस किसने किया? आईडीबीआई जो कि एक बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और एनएससी जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो अभी अपन समझते हैं, सबसे पहले आते हैं अपन आईडीबीआई के ऊपर। आईडीबीआई का टोटल जो स्टेक था ना एनएसडीएल में, वो था भाई लगभग 26% का। इनका स्टेक था पूरा 26% का, जहां पर इनको 15% के नीचे आना था, इसलिए इनको मैंडेटरी था कि ये ओएफएस ही निकाले, मतलब ये स्टेक सेल करेंगे तभी इनका जो स्टेक है वो कम हो जाएगा। तो यहां पर ये सेल कर रहे हैं इस आईपीओ में लगभग 8.96% का स्टेक ये ऑफर फॉर सेल करने वाले। तो अल्टीमेटली इनका जो लेस देन 15% हो जाएगा, 15% से नीचे आ गए आईडीबीआई बैंक। पहला समझ में आ गया। दूसरा अपन आते हैं एनएसई, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने क्या किया था? आईडीबीआई ने 2.22 करोड़ शेयर सेल करे थे, यहां पर एनएससी क्या कर रहे हैं? 1.8 करोड़ स्टेक सेल कर रहे हैं। देखो आईपीओ के पहले इनका स्टेक कितना था एनएसडीएल में? ये टोटल था भाई लगभग 24% के करीब, जहां पर अभी के टाइम पर ये अपना स्टेक सेल कर रहे हैं लगभग 9% के करीब। मतलब अल्टीमेटली एनएससी को भी यहां पर 15% के आने वाला जो चीज है वो इसके लिए कंप्लाई कर डालेंगे, ठीक है। अभी अपन आगे आते हैं जो कि एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो एचडीएफसी बैंक का एनएसडीएल में स्टेक था लगभग 9% के करीब। मतलब ये ऑलरेडी कंप्लाई कर रहे हैं, 15% से नीचे की शेयर होल्डिंग है इनकी ऑलरेडी है, पर ये ओएफएस कर रहे हैं क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन जो ओएफएस करे तो यहां पर कहीं ना कहीं इनको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना था, इसलिए साथ में आईपीओ के साथ में, इस ओएफएस के साथ में एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और साथ में ही यहां पर यूनियन बैंक भी अपना ओएफएस थोड़ा थोड़ा करने वाले हैं। तो अभी मैं आता हूं जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में इसके शेयर्स खरीदे या फिर जो सोच रहे कि इस ओएफएस में, इस आईपीओ में अपन यहां पर अप्लाई करें और अगर उनको अलॉटमेंट मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए जो सोच रहे हैं ना, उनके लिए मैं एक क्लियर नरेटिव यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी इसको अपना दिमाग खोल के ना अच्छे से एकदम शांति से समझना। पहली बात, इनका जो प्राइस निकल के आ रहा है आईपीओ का, वो निकल के आ रहा है भाई 800 रुपए पर शेयर का, ठीक है। आईपीओ प्राइस है 800 रुपए का। मार्केट में अभी जीएमपी चल रहा है ना, उसके हिसाब से इसकी लिस्टिंग हो सकती है 950 रुपए पर। मोस्ट ट्रेडेड प्राइस निकल के आ रही है अनलिस्टेड मार्केट की 1225 रुपए की, ठीक है। अभी मैं यहां पर बात करता हूं जो 800 रुपए के प्राइस पर इसका पी रेशो निकल के आ रहा है ओनली 46 का, ठीक है। यहां पर इनका एक्सपांशन भी चल रहा है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक का भी काम चल रहा है। तो अगर ये सारी चीजें मैं यहां पर डालूंगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाओगे और वो लंबा वीडियो बाद में देख लेना, पहले इसको समझो, ठीक है। 16 मिनट का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो इसका मार्केट कैप निकल के आता है लगभग 16,000 करोड़ रुपए का। अभी अपन आते हैं, इनका पी रेशो निकल के आ जाएगा 950 रुपए के भाव पर 55 का, ठीक है। अगर ये मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से तो 55 के पी पर ये शेयर लगभग ट्रेड होने वाला है। यहां पर मार्केट कैप इनका हो जाएगा 19,000 करोड़ रुपए का। और अगर ये 1225 रुपए के भाव की बात करें, जिस भाव पर ये ट्रेड हो रहा था, यहां पर इनका पी रेशो निकल के आ रहा है 71 का। इनका एक कंपटीटर है सीडीएसएल जो कि मास रिटेल मार्केट में काम करता है, इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी के टाइम पर निकल के आ रहा है लगभग 67 के करीब, ठीक है। तो हमें इतना तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि अभी के टाइम पर जो इनका पी रेशियो है 46 का, इसके कंपेयर में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई जिनको ओएफएस करना ही है तो बहुत महंगे प्राइस पर इन्होंने ला दिया। ये हो सकता था कि भाई ये अपने मार्केट के प्राइस पर भी लेके आ जाए। अगर ये मार्केट के प्राइस में आ जाते, अनलिस्टेड मार्केट के प्राइस में आ जाते, तो तुम्हारे लिए जीएमपी नहीं बचता। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पर चल रहा है ना, वो अनलिस्टेड मार्केट मतलब ग्रे मार्केट के हिसाब से चलता है। ग्रे मार्केट में अभी के टाइम पर 950 रुपए पर शेयर ये ट्रेड हो रहा है, इसीलिए ये 800 के प्राइस बैंड के ऊपर इसका इतना जीएमपी निकल के आ रहा है और आईपीओ अभी के टाइम पर 17-18% का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं, अगर आपने इसको अनलिस्टेड मार्केट में ऑलरेडी खरीद लिया है तो क्या, या फिर इसमें अलॉटमेंट मिल जाता है तो क्या। देखो एक बात अपने दिमाग में डाल लो, अपन जब भी अनलिस्टेड मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं ना, तब हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि वो खरीदते हैं तो अपन उसको ट्रेड नहीं कर सकते। एक बार आईपीओ आ गया तो अपन उसको ट्रेड नहीं कर सकते, वो हो जाते लॉक इन। और ये लॉक इन रहते हैं भाई टोटल 6 महीने तक, 6 मंथ तक अपन उसको ट्रेड नहीं कर सकते।
देखो एनएसडीएल का जो कंपनी है, एनएसडीएल का जो आईपीओ अभी मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है, इसके बाद में अगले 6 महीने तक इसकी ट्रेडिंग ही बंद हो जाएंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको अनलिस्टेड मार्केट में परचेस करा है। अभी के टाइम पर तो ये 950 रुपए के भाव पर लगभग लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो 950 का रहे, 800 रुपए का रहे, 1000 रुपए का रहे, तुम कर ही नहीं सकते ना भाई कुछ। अगर तुमने अनलिस्टेड मार्केट में 1200 रुपए का एक एनएसडीएल का शेयर ले लिया है, तो भाई अभी के टाइम पर वो कितने पर भी ट्रेड करे, कितने पर भी लिस्ट हो, इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। अल्टीमेटली 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद हो सकता है कि इसका प्राइस आपको 2000 देखने को मिले, हो सकता है कि आपको 1500 का प्राइस देखने को मिले। मतलब कुल मिला के आप एक चीज समझो, जब भी किसी आईपीओ आने से पहले आप अनलिस्टेड मार्केट में खरीदते हो ना, तो भाई फोमो में नहीं खरीदना है। अगर आपको एनएसडीएल के ऊपर कन्विक्शन है तो ही आप खरीदो, क्योंकि आपको 6 महीने तक उसको लॉक इन पे बैठे रहना है। मतलब इन बिटवीन अगर वो 800 पे 900 पे लिस्ट होके लगभग वो 500 पे भी आ गया, फिर भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। अल्टीमेटली 6 महीने के बाद में किस भाव पर ट्रेड करता है वो यहां पर डिसाइड होगा। और अगर अपन कंपनी को पूरा एनालिसिस करेंगे ना, अगर हमें क्लियरिटी दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में कंपनी ग्रो होने वाली है, अपने रेवेन्यू प्रॉफिट को डबल डाउन करने वाली है, तो डेफिनेटली जब लॉक इन अपन रखते हैं लगभग 1 साल के लिए, अगर किसी अनलिस्टेड मार्केट के शेयर को होल्ड करते हैं, तो वहां पर हमको डेफिनेटली बेनिफिट देखने को मिलता है। अभी अनलिस्टेड मार्केट में हमको रिसेंटली 1200 का भाव यहां पर एनएसडीएल के शेयर प्राइसेस में देखने को मिल रहा था, पर आज से 1 साल पहले अपन जाते हैं तो 1 साल पहले मात्र 600 रुपए का ये शेयर चल रहा था। मतलब 1 साल में एनएसडीएल का जो शेयर है उसके पैसे जो है वो डबल हुए। मतलब काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एनएसडीएल को 600 रुपए के भाव में लिया है, और वो लोग अभी होल्ड अगर कर रहे हैं तो मार्केट में अगर ये 950 के भाव पर भी लिस्ट हो जाता है, तो अगर 6 महीने बाद यहां पर इसका प्राइस 1500 रुपए के ऊपर चलता है, तो इनका लगभग 12 और 18 महीनों के अंदर इनका लगभग पैसा डबल से भी ज्यादा 3 गुना यहां पर देखने को मिल सकता है। तो अगर इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखते हो और फोमो के चक्कर में नहीं पड़ते हो, तो अनलिस्टेड मार्केट का यूज हो सकता है। अनलिस्टेड मार्केट अभी भी खराब नहीं हुआ है। बाकी और भी सीखने की इच्छा है, और भी एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में पूरा समझना है, कंपनी का पूरा एनालिसिस चाहिए, तो मैं एंड स्क्रीन में यहां पर ये वीडियो लगा देता हूं। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपन पूरी चीजें यहां पर कवर कर रहे हैं। साथ में एनएसडीएल के साथ में और 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। मतलब एक साथ में इस टाइमलाइन में लगभग 4 आईपीओ मार्केट में ओपन रहने वाले हैं। सभी को अपन कंपेयर करने वाले, सभी का रिव्यू करने वाले, तो ये वीडियो भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।